देखिए, मैंने बायट सेवर्ट्स लॉ कराया था, ठीक है। और बायट सेवर्ट्स लॉ के हिसाब से एक बता, अभी जो पहली क्लास चैप्टर 4 सेकंड क्लास। देखिए चैप्टर 4, ये भैया मैंने बताया था सबसे पहले ऑरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने एक सर्किट में करंट फ्लो कराया और पास में रखा था एक कंपास। कंपास की नीडल 0 थी जब तक करंट 0 था। जैसे ही करंट आ गया, कंपास की नीडल ओ से कहां पे आ गई, ए पे आ गई, और इसके अंदर कुछ डिफ्लेक्शन आ गया। ये डिफ्लेक्शन करंट पे डिपेंड कर रहा था। करंट बढ़ता तो डिफ्लेक्शन बढ़ता, करंट घटता तो डिफ्लेक्शन घटता, करंट 0 होता तो डिफ्लेक्शन भी क्या होता, 0 होता। और कंपास की नीडल जब भी डिफ्लेक्ट हो सकती है जब आसपास के क्षेत्र में क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। इसका मतलब जैसे ही बाहर से करंट पास करा रहे थे, रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आती थी और वही मैग्नेटिक फील्ड कंपास की नीडल को क्या करती थी, डिफ्लेक्ट कर देती थी। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग करंट होता था उतना स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन आता था। इसका मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग करंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा था। समझ गए? तो यहां से यह पता लग गया कि भैया, ठीक है, यहां से यह पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, करंट ज्यादा किसके अंदर, वायर के अंदर, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा किसके अंदर, कंपास के अंदर। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। क्यों? वायर में करंट फ्लो करने की वजह से। समझ गए भैया? ये ऑरेस्टेड थे, ये खत्म हो गए। उसके बाद आए थे बायट, बायट सेवर्ट, सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, बायट सेवर्ट्स लॉ जो यूज होता है वो एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी उसके कैलकुलेशन की वजह। समझ गए? बायट सेवर्ट्स लॉ का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पर एक करंट कैरिंग वायर होता है और उस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी उसकी कैलकुलेशन के लिए। तो भैया ये एक छोटा सा एलिमेंट था, एलिमेंट मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ वायर, वायर का छोटा सा पार्ट, इसमें करंट फ्लो कर गया। इस एलिमेंट की लंबाई क्या थी, डीएल थी। क्या थी? डीएल थी। और आपको पता है ये एक करंट कैरिंग एलिमेंट हो गया। करंट कैरिंग एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो वही होती है जो करंट की होती है। तो ये करंट की डायरेक्शन इधर है, तो ये सी सी की डायरेक्शन, सी सी ए, करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है। अच्छा, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट था यहां पर जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, ये आर वेक्टर है। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस एलिमेंट की वजह से। कौन से एलिमेंट की वजह से? करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। अच्छा, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो इस पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड आई थी डीबी, अगर आपको याद होगा तो करंट जितना ज्यादा होता था, खड़ा हो जाओ से, अगर मैं आगे ना वहीं पे लूंगा, आ जा आराम से, मतलब 3 बार इग्नोर किया तेरे को मैंने, अभी मैं यहीं पे धर दूंगा ना, तो बहस मत कर मेरे से। ठीक है, कह रहा है कि इस एलिमेंट की वजह से वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डीबी, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि इसके अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा है। आपको याद है और स्टूडेंट ने कहा था जितना स्ट्रॉन्ग करंट रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन आपको कंपास के अंदर मिलेगा। और कंपास के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब है कि उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ज्यादा। ठीक है भैया। दूसरा, डीबी इज डायरेक्टली इनटू डीएल, यानी एलिमेंट की लंबाई से के भी डायरेक्टली होता है। एलिमेंट जितना ज्यादा होगा इसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट उतने ही ज्यादा होंगे और उतनी ही ज्यादा यहां पर क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ज्यादा एलिमेंट है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो जाहिर सी बात है भैया डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। तो यानी क्या, एलिमेंट की लंबाई के भी क्या था, डायरेक्टली था।
अगला कह रहा है कि इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साइन थीटा के डायरेक्टली था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये थीटा कौन सा थीटा है? ये वाला थीटा है। अगर आप इस थीटा को बढ़ाओगे, पहले थीटा जीरो था, जीरो होने का मतलब है कि ये पी पॉइंट और ये सी दोनों की डायरेक्शन क्या थी? सेम थी। लेकिन जैसे जैसे थीटा जीरो से बढ़ता गया, आपने देखा भैया इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती चली गई। कब तक बढ़ी? जब तक ये थीटा 90 डिग्री नहीं हो गया। 90 डिग्री जैसी हुआ, आपको दिखा कि इस एलिमेंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पर 90 डिग्री पर सबसे ज्यादा है। समझ गए? उसके बाद हमने सोचा कि चलो और थीटा बढ़ा देखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में क्या वेरिएशन होगी। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगी और 180 पे दोबारा आके क्या होगी? जीरो हो गई। इसका मतलब जीरो से जीरो पे जीरो था मैग्नेटिक फील्ड, यानी करंट कैरिंग एलिमेंट और आर जब दोनों की डायरेक्शन सेम थी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? जीरो थी। जब दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो गई। फिर दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो गया तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके अंदर बिल्कुल सेम वेरिएशन होती है? साइन थीटा। इसलिए थीटा के साथ कॉस या टेन नहीं लगाया, मैंने क्या लगाया? साइन, क्योंकि वेरिएशन किसकी तरह हो रही है? साइन की तरह हो रही है। और लास्ट फैक्टर था डिस्टेंस। आर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, लेकिन किस तरीके से घटेगी? तो भैया हमने मान लीजिए 1 मीटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी थी, तो जैसे ही 2 मीटर किया उसी डायरेक्शन में उसी एंगल पर उसी डायरेक्शन में उसी एंगल पर इसी डायरेक्शन में इसी एंगल पर मैंने 2 मीटर कर दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हाफ होने की बजाय 4 गुना कम हो गई। डबल कर दिया तो 4 गुना कम होगी। अगर इसको 3 मीटर इसी डायरेक्शन में और बढ़ा दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी बाय में 9 हो जाएगी। मतलब वेरिएशन जो होती है डिस्टेंस के स्क्वायर टाइम्स होती है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर आर नहीं लिखा, आर स्क्वायर लिखा। इसको कंबाइन करोगे तो डी बी डायरेक्ट क्या होगा? आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और यहां पर एक कांस्टेंट आ गया जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक कांस्टेंट, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई लिखते हैं इसको। आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इसके बारे में बात करूं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। देखिए म्यू नॉट का अगर मैं नाम बताऊं तो म्यू नॉट को कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। देखिए एप्सिलॉन नॉट था एब्सोल्यूट परमिटिविटी, लेकिन इसका नाम होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो इसकी खुद की वैल्यू जो होती है वो होती है म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इसकी केवल। लेकिन यदि मैं इसको पूरा सॉल्व करूं, म्यू नॉट की वैल्यू डाल करके 4 पाई इंटू 10⁻⁷ डाल कर करूं तो नीचे ऑलरेडी 4 पाई है, वो कैंसिल कर देगा तो इसकी वैल्यू क्या है? 10⁻⁷ होगी। ठीक है। और ये स्पेस के लिए होता है। किसके लिए होता है ये? अगर आपके जो भी मैग्नेट है उसके बीच में स्पेस है तो आप यहां पर इस कांस्टेंट का इस्तेमाल करोगे। लेकिन यदि आपको बता दो भैया कि अगर मैग्नेट किसी मीडियम में रखा हुआ है जो स्पेस नहीं है, तो वहां पर यही मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, यही जो होगा, जो मैग्नेटिक कांस्टेंट है उसमें एक और टर्म जुड़ जाती है म्यू आर अपॉन में 4 पाई। ये होता है, इसे कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। और आपको बता दूं, रिलेटिव परमिएबिलिटी को कहते हैं, और ये अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। समझ गए? ये डिफर करेगा अलग अलग मीडियम के लिए। अभी आप आगे पढ़ोगे अगले चैप्टर में, हमारे पास 3 तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। एक होता है डाया, दूसरा होता है पैरा, तीसरा होता है फेरो। ठीक है। और अलग अलग के लिए म्यू आर की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। वो डिटेल में पढ़ेंगे। इतना ध्यान रखना, म्यू आर मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है। अलग अलग मीडियम के लिए म्यू आर की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। समझ गए? चलो, अब देखिए ये हो गया हमारा बायट सेवर्ट्स लॉ, और ये है एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, इसकी वेक्टर फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी। तो वेक्टर फॉर्म क्या थी आपको याद होगा? वेक्टर फॉर्म जो होगी वो डीबी वेक्टर इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई, मैंने क्या किया था? आर से नीचे डिवाइड किया था, आर से ऊपर से मल्टीप्लाई किया था, तो नीचे क्या हो गया था? आर क्यूब। और उसके बाद आई को बाहर रखा था, अंदर रखा था डीएल क्रॉस आर वेक्टर।
ठीक है, डीएल क्रॉस आर वेक्टर, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। और एक बात ध्यान में रखना कि आपको डीएल क्रॉस आर ही करना है, आर क्रॉस डीएल गलत हो जाएगा, डीएल क्रॉस आर करना है। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने कराया था, एक दूसरा क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। कह देता हूं भैया, इफ डीएल वेक्टर इक्वल्स में 4 मीटर है आई कैप, और जो आपका रेडियस वेक्टर है वह है 4 मीटर जे कैप है, 4 मीटर जे कैप है, या के कैप लिख दो, के कैप है। ठीक है भैया, करंट की वैल्यू क्या है? 20 एम्पियर। क्या है? 20 एम्पियर। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू बतानी है। अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए जरा इसको। देखिए बेटा, हमें पता है वेक्टर फॉर्म क्या होती है, म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। अब देखिए यहां पर जो आर है ना उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा, इसका मतलब वहां पर केवल आपको मैग्नीट्यूड ही लिखना है, डायरेक्शन। लेकिन यहां पर आर वेक्टर लगा हुआ है तो इसका मतलब यहां पर आपको मैग्नीट्यूड भी लिखना है और डायरेक्शन भी लिखनी है। चलो भैया देखते हैं। तो डीबी वेक्टर इक्वल्स में, यदि आपको याद होगा तो पीछे मैंने इसकी वैल्यू बताई थी, क्या थी? 10⁻⁷ आई कितना है? 20 एम्पियर। डीएल कितना है? 4। डायरेक्शन तो आई क्या, त्रिगुणा में क्रॉस आर क्या है, आर वेक्टर क्या है? 4 के कैप। ठीक है, अपॉन में आर, आर में वेक्टर नहीं लगा हुआ, यहां पर केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, और आर का मैग्नीट्यूड है 4 क्यूब है। देखिए ऊपर तो 4 है, एक 4 बचा नीचे, इस 4 से गया तो क्या हो, 5 बचा। ठीक है, तो डीबी वेक्टर इक्वल्स में क्या होगा भैया, 5 गुणा 10 की पावर -7, और आई क्रॉस के क्या होता है? -j। क्या होता है? -j। तो ये होगा आपका आंसर, डीबी इक्वल्स में -5 जे कैप। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए इसका मतलब हुआ कि एलिमेंट आपका पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग रखा हुआ है। किसके लॉन्ग रखा हुआ है? इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड आपको जेड एक्सिस पे निकालनी है। कहां निकालनी है? कितनी दूरी पर? 4 मीटर पर। और इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो इतनी आ रही है लेकिन नेगेटिव वाई पे आ रही है। क्या आ रही है? समझिए भैया, तो इस तरीके क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बायट-सेवर्ट्स लॉ। तो हमने वेक्टर फॉर्म कर लिया, वेक्टर फॉर्म पे क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे जैसे मैंने आपको बताया। अब वही तरीका अपनाना, कोई अपना दिमाग मत लगाना। ठीक है, बुक में थोड़ा अलग अलग कर रखा है, आंसर वही आएगा, वो झमेला कर रखा है, उसका बुक वाला सोल्यूशन मत देखना। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ बायट-सेवर्ट्स लॉ। बायट-सेवर्ट्स लॉ कई फॉर्म में लिखा जाता है। अगर आपको पता होगा, एक वायर है, ध्यान दीजिए भैया प्लीज, ये वायर है, वायर मतलब छोटा सा पार्ट है वायर का, यानी ये एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। इसकी लंबाई कितनी है? डीएल। क्या है? और इसका एरिया कितना है? ए। ये कौन सा एरिया दे रहा हूं भैया मैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या दे रहा हूं? यदि मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होगा डीवी, लेंथ एल होगा तो वॉल्यूम बी होगा, लेंथ डीएल होगी तो वॉल्यूम डीवी होगा। और वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू में लेंथ के प्रोडक्ट के बराबर आता है। किसको किसको पता ही वाली चीज? चलो पता ही होगा। अच्छा आपको एक बता दूं, करंट डेंसिटी, अगर मान लीजिए इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। करंट कितना है? एरिया किससे फ्लो कर रहा है? ए से। तो यहां पर करंट डेंसिटी क्या होगी? यहां पर जे इक्वल्स में आई अपॉन में ए। अब मैं जो फॉर्म करने जा रहा हूं वह है डिफरेंट फॉर्म ऑफ बीएसएल। पहला किसकी टर्म में? इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। हाँ, ये वायर है, एलिमेंट है, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया। नहीं नहीं, एरिया एरिया को। हाँ हाँ, जे करंट डेंसिटी है, और ये करंट अपॉन में एरिया के रेशियो के बराबर आता है, ये थर्ड चैप्टर में। ठीक है,
तो अच्छा ये डीएल इसलिए लिया, सुन ले, और इसे डीए और सुन लो, कई ये बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको मैंने डीए क्यों नहीं लिया, इसको डीएल क्यों लिया। तो भैया डी उसी के साथ लगता है जिसकी वैल्यू बढ़ सकती है, जो वेरी कर सकता है। ये वायर की लंबाई इतनी भी हो सकती है और इतनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है, लेकिन एरिया हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इसीलिए जो फिक्स रहता है उसके साथ डी नहीं लगता, जो वेरिएबल रहता है उसी के साथ डी लगता है। समझ गया। तो अब आपको पता है अब वॉल्यूम के साथ भी डी लगा रखा है, क्या, एरिया वेरिएबल। अब जब हम भाई प्लीज जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे वायर रेजिस्टेंस मान के चलते हैं कि हर जगह का सेम है, और रेजिस्टेंस हर जगह का सेम जब भी हो सकता है जब हर जगह का एरिया क्या हो, सेम हो। समझ गया। वॉल्यूम के साथ भी डी लगा रखा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम छोटे वायर का तो कम होगा, बड़े वायर का क्या होगा, ज्यादा होगा है? मैंने कहा मैंने वॉल्यूम के साथ भी डी लगा रखा है, इसका मतलब वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, छोटे वायर का वॉल्यूम कम होगा, एरिया उतना रहेगा, ठीक है, लंबाई छोटी रहेगी, लेकिन बड़ा वायर क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसलिए उसके साथ भी लगा रखा है डीवी। चलो भाई देखिए, मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, बायट सेवर्स लॉ को किसी टर्म में लिखना है, करंट डेंसिटी के टर्म में। तो हम जानते हैं बायट सेवर्स लॉ क्या आता है, वी नो डीवी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा एक काम करता हूं मैं, इस एरिया से मल्टीप्लाई करता हूं, एरिया से डिवाइड करता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो इस एरिया को, सुन लीजिए, इसको करंट के साथ लिख देता हूं और इस एरिया को वॉल्यूम के साथ लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या होगा, डीवी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में क्या होगा, आई अपॉन में ए, और ये क्या होगा, एरिया को इसके साथ लिखे तो क्या हुआ, ए डीवी डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो बेटा ये देखिए डीवी इक्वल्स में आ गया आपका आंसर म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में क्या होगा, जे ए इंटू में डीएल क्या होगा, डीवी साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल एनसीईआरटी का एक मिसलेनियस क्वेश्चन है उसमें किया गया, ठीक है, डायरेक्ट इसका इस्तेमाल किया गया, तो आप समझ जाना कि भैया ये भी बायट सेवर्स लॉ की फॉर्म होती है। एक फॉर्म और है एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी, चार्ज एंड, ठीक है, हमें पता है वी नो डीबी क्या है, म्यू नॉट 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। मुझे इस फॉर्म को चार्ज और वेलोसिटी के टर्म में करना है, चार्ज और, चलो भैया कैसे करते हैं, तो देखिए यहां पर चार्ज कौन सा है, वो चार्ज है जो फ्लो कर रहा है करंट की फॉर्म में, और यहां पर वेलोसिटी किसकी है, उसी चार्ज की वेलोसिटी है। किसकी वेलोसिटी है, यहां पर जो चार्ज होगा क्यू होगा वो जो फ्लो कर रहा है वायर से, और ये किसकी वेलोसिटी है, उसी चार्ज की वेलोसिटी जो वायर में फ्लो कर रहा है, तो उसके टर्म में लिखना है। चलो देखते हैं। अच्छा यदि आपको याद होगा तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। करंट क्या होता है, किसको किसको याद है ये, अगर मैं इंस्टेंट की बात करूं, फॉर इंस्टेंट, इंस्टेंट, तो इंस्टेंट में टाइम क्या होता है, डीटी हो जाता है, बोलो हाँ। जब मैं इंस्टेंट की बात करूंगा तो टाइम बहुत छोटा हो जाता है, डीटी लिखते हैं, तो करंट क्या होगा, आई इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में, इसको किसको क्लियर है भैया, ये हो गया। चलो भैया डीवी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आई की यहां पे क्या लिख दिया, क्यू अपॉन में डीटी, ये डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, ये जो अपना डीटी लिखा हुआ ना डीटी, उसको डीएल के नीचे लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डीवी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई क्यू ऐसे लिख दिया, और ये क्या हुआ, डीएल अपॉन में डीटी साइन थीटा अपॉन में, डीएल क्या है, एलिमेंट की लेंथ है, और डीटी क्या है, उस एलिमेंट से चार्ज को जाने में लगा टाइम। डीएल क्या है, एलिमेंट की लेंथ है जो पीछे बनाया था, और डी2 क्या है, क्यू चार्ज को उस डीएल से जाने में टाइम। तो भैया डीएल लेंथ है, नीचे टाइम है, लेंथ अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। अब वेलोसिटी क्यों बोल रहा हूं, स्पीड क्यों नहीं बोला उसको मैंने, क्योंकि जो एलिमेंट होता है ना वो छोटा होता है और उसकी शेप कैसी होती है, स्ट्रेट, और स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट।
और नीचे टाइम है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट, नीचे तो क्या हो गया, वेलोसिटी। तो भैया ये हो जाएगा आपका dv इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, दैट इज योर अनदर फॉर्म ऑफ बायट-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है भैया, तो ये फॉर्म पे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्म है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ नहीं 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 नहीं, डीएल बाई डी टी जो होगा डीएक्स अपॉन डी टी, याद है तेरे को क्या था यार, वी था, वो कैसे हो जाएगा, समझिए। अब देखिए जो एलिमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ साथ में डायरेक्शन भी होती है, जो कि आई जे के से दिखाई जाती है। लेकिन वो आई जे के आपको देख करके बताना है, ऐसा क्रॉस करके नहीं, देख करके बताना है कि आई जे मतलब कहां पे होगी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट इज गिवन बाय राइट हैंड तो अगर 100 बंदों में घुसेगा ना, तेरी हंसी पहचान जाऊंगा 1 मिनट के अंदर, समझ गया, वो मुझे पता है कौन सा है। मैं थोड़ी तो शर्म कर ले, अगले साल जब तू भटकेगा ना वो फेल वाली मार्कशीट लेकर के, इंप्रूवमेंट करके, तो फिर देखियो, फिर तेरे को याद आएगा काश सही टाइम पे पढ़ लेता मैं। और सही बता रहा हूँ तेरे को, अभी नहीं, मैं तेरे को अभी बता रहा हूँ, जितने अपने आप को लैंडलॉर्ड समझ रहे हैं उनको अपनी गलतियां ना अभी दिखेंगी नहीं, उनको लगेगा 4 दिन में उखाड़ के फेंक दूंगा। मैं 40 दिन दे रहा हूं, तुम एक चैप्टर नहीं कर पाओगे। भाई एक बात बता दे रहा हूं, जो कंसिस्टेंट रहता है वही आगे जाता है। एक इनिंग खेलने वाला सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली नहीं बनता, समझ गया, उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। तो भैया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। यहां पर आपका जो होगा, हम क्या होगा, हम जो होगा वो बताएगा करंट को, किसको बताएगा, करंट को। और जो कर देखिए राइट हैंड थंब रूल में आपको बता दूं, ऐसा होता है रूल हमेशा, ये कर ली होगी उंगली, हमेशा ऐसे स्ट्रेट नहीं कर सकते आप। राइट हैंड थंब रूल में ये है राइट हैंड थंब रूल, चाहे कहीं पर भी यूज हो रहा, आपको नाम ले दिया जाएगा राइट हैंड थंब रूल, तो उसकी शेप यही होनी चाहिए, ऐसा ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे, समझ गए। तो राइट हैंड थंब रूल में जो थंब रहेगा वो क्या देगा, करंट, और जो कर्ल फिंगर रहेगी, कर्ल फिंगर वो देगी मैग्नेटिक फील्ड, क्या देगी। अब देखिए भैया ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, करंट कहां जा रहा है, ऊपर। आप चाहते हो राइट साइड में आपको मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, देखिए आपको बता दूं, अगर मैं क्रॉस बना दूंगा, क्रॉस कहीं पे क्रॉस ऐसा, तो इसका मतलब होता है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और यदि मैं कहीं पे डॉट बना दूं, डॉट, तो इसका मतलब होता है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहां से जहां पे ये रहेगा इसका मतलब है वहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, जहां पर ये रहेगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। अब देखिए भैया करंट कहां जा रहा है, ऊपर, राइट हैंड अपना कीजिए ऐसे। अब मुझे राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखिए, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में क्या रख दिया, थंब। तो राइट साइड में मेरी उंगली कहां जा रही है, अंदर, है ना, ऐसे कर देखो, पूरी नहीं मोड़नी भैया, इतना केवल ये, करंट कहां जा रहा है, ऊपर, और राइट साइड में मेरी उंगली कहां जा रही है, बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर मतलब क्रॉस, इनवर्ड जा रही है, क्या जा रही है, इनवर्ड। यदि मैं लेफ्ट में निकालना चाहता हूं, लेफ्ट में, तो भैया इन्हीं उंगलियों को आप लेफ्ट की तरफ कर दो, बिल्कुल शेप चेंज नहीं होनी चाहिए। तो करंट कहां जा रहा है, ऊपर, और उंगली कहां रही है, बाहर, तो यहां पे क्या लगाऊंगा, डॉट, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, समझिए। तो इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देनी है, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए किस तरीके से आएंगे, ठीक है। अब आते हैं इसकी एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन ऑफ
एप्लीकेशन ऑफ बीएसएल। बीएसएल समझते हो ना भैया, बायट सेवर्ट्स लॉ। ठीक है भैया, इसकी एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन की डेरिवेशन आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए डेरिवेशन नहीं करेंगे, केवल उसके कंसेप्ट को जानेंगे और उससे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है। डेरिवेशन तो काफी लंबी थी जब इसे कराते थे, काफी 1.5 से 2 पेज की डेरिवेशन है। हाँ इसकी 2 पेज की, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी है, तो डेरिवेशन नहीं करनी है आपको, केवल इसके कंसेप्ट को समझना है। ये है आपका एक वायर, इसके एक एंड नीचे है एक्स, दूसरा एंड क्या है वाई। अच्छा इसका नाम बताता हूं, फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये वायर है एक्स और वाई, है ना, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, अच्छा इस पी पॉइंट से लोअर एंड को देखने के लिए जो एंगल बना, ध्यान दीजिए भैया, डेरिवेशन आउट ऑफ सिलेबस है, कंसेप्ट समझिए इसका। इस पी पॉइंट से, ठीक है, इसके लोअर एंड को, इस कंडक्टर के लोअर एंड को देखने के लिए जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है θ1। क्या बन रहा है? θ1। ठीक है, और इसके अपर पॉइंट को, इस पी पॉइंट से देखने के लिए जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है θ2। और इस वायर के ऊपर करंट कितना है? आई। ये भैया, तो कहता है कि इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी, उसकी वैल्यू जो आएगी सॉल्व करके, वो आएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई करंट, दूरी कितनी है इसकी आर, यहां पर आएगा साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मतलब एक वायर है जिसके ऊपर करंट है, उसकी लंबाई काफी ज्यादा है, उसके दोनों, एक लोअर एंड को देखने के लिए एंगल कितना बन रहा है θ1, अपर एंड को देखने के लिए एंगल कितना बन रहा है, और इस पॉइंट P और इस वायर के बीच की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है R। ठीक है, R क्या है? परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन वायर एंड पॉइंट। ठीक है, I क्या है? करंट, और θ1 θ2 क्या है भैया? लोअर एंड को देखने के लिए एंगल क्या है θ1 है, अपर एंड को देखने के लिए एंगल क्या है θ2 है। ठीक है भैया, तो ये आएगी आपकी वैल्यू, ये डेरिवेशन से हुआ था। ठीक है, अब दूसरी बात, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब मैग्नीट्यूड के साथ आपको पता भी है डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, तो डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय, डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। हम राइट हैंड थंब रूल से देंगे ये डायरेक्शन भी, वही कंसेप्ट है। थंब क्या होगा? थंब होगा क्या? करंट। और कर्ल फिंगर क्या होगी? फिंगर होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ये है वायर, जिससे पूछो वही बताएगा। आदर्श तू बता कि ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड क्रॉस से दिखाते हैं, आउटवर्ड डॉट से दिखाते हैं। ऊपर की तरफ बता रूल लगा करके, ऐसे बगैर रूल लगा के बताएगा तो बहुत मारूंगा। हाँ, रूल लगा के बता कि ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। आ जाओ यहाँ पे, बोर्ड पे आ जाओ और लगा के बता। आता ना, तो ऊपर की तरफ क्या होगी? क्या होगी? आउटवर्ड हो रही है, तो ये बच्चे तो पागल है। मैं सुअर पढ़ ले, कल ये रसीदा हाथ ये रहा, ऐसे हो गया। अब मुझे ऊपर की तरफ निकालिए तो उंगलियों को कहां रखूंगा? ऊपर। करंट गया है इधर, तो उंगली कहां रही? ऊपर। ऊपर मतलब आउटवर्ड, यानी डॉट आएगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है, अगर ऊपर डॉट आए तो नीचे क्या आएगा? क्रॉस आएगा। ठीक है,
समझ गए? स्पेशल केस, स्पेशल केस, केस नंबर फर्स्ट। पहला केस क्या कहता है? अभी हमने देखा कि दोनों वायर के दोनों एंड फाइनाइट थे, एक को देखने के लिए θ1 एंगल बन रहा था, एक को देखने के लिए θ2 एंगल बन रहा था। ठीक है, दोनों एंड जब फाइनाइट मतलब फिक्स थे। ठीक है, मैं एक आपको बता के चल रहा हूं, फिर उसके बाद केस बताऊंगा सीधा सीधा। ठीक है, अच्छा आपको पता है ये वायर है, यहां से ये वाला एंड अगर यहीं पे है तो यहां से जो एंगल बनेगा वो इतना बनेगा, है ना? अगर इस वायर की लंबाई को और बढ़ा दूं तो ये एंगल क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। इस वायर की लंबाई को और बड़ा कर दिया जाए तो ये एंगल क्या होगा? और बड़ा हो जाएगा। और इस वायर की लंबाई को और बड़ा कर दूं तो एंगल क्या होगा? और बड़ा हो जाएगा। और इस वायर की लंबाई को इंफिनिटी कर दूं तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समझ गया? यानी अगर वायर का एक एंड इंफिनिटी है तो उस एंड को टच करने के लिए आपको दूसरी लाइन भी क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है ये जो लाइन खींच रहे हो वो उस एंड को टच कर रही है ना? अगर ये एंड इंफिनिटी है तो वो लाइन भी क्या होगी? इंफिनिटी। और अगर दो लाइन इंफिनिटी पे मिल रही है तो दोनों एक दूसरे क्या होती है? पैरेलल। और अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो ये एंगल कितना बन जाएगा? ये चीज ध्यान में रखना, जब भी एक एंड इंफिनिटी है तो उस एंड को मिलाने वाली लाइन जो होगी वो भी इंफिनिटी पे जाएगी, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, चलो क्या केस फर्स्ट है। If both end of the wire, if both end of the wire approaches to infinity, दोनों एंड किसको अप्रोच कर रहे हैं? इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो ये वाला एंड भी कहा जाएगा? इन्फिनिटी पे। ये वाला एंड भी कहा जाएगा? इन्फिनिटी पे। और ये क्या है? आर, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पर। तो आपको पता है ये अगर इन्फिनिटी पर है तो यहां से जो लाइन खींचोगे उसको भी इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा क्योंकि इसे मिलना है। तो जो दो लाइन इन्फिनिटी पे मिलती है तो दोनों एक दूसरे क्या होती है? तो ये लाइन ऐसे आएगी। अब बना नहीं रहा मैं इसको, ज्यादा ऊपर नहीं आ रहा, बिल्कुल नीचे वाला एंड भी इन्फिनिटी हो तो ये क्या होगा? तो यहां पर जो थीटा और यहां पर जो थीटा बना, θ1 कितना हो जाएगा? 90। θ2 भी कितना हो जाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा? म्यू नॉट, करंट आई है, म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना है? आई, दूरी कितनी है? आर, साइन 90, साइन 90, साइन 91 होता है। तो ये वन तो क्या हो जाएगा? 2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा? म्यू नॉट 4 पाई 2i अपॉन में आर। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, डायरेक्शन बिल्कुल वैसे से दी जाएगी, राइट हैंड थंब से। केस नंबर फर्स्ट हो गया। केस सेकंड कह रहा है कि अगर एक एंड फाइनाइट है और दूसरा एंड क्या है? इनफाइनाइट है। वन ऑफ द एंड इज, वन ऑफ द एंड इज फाइनाइट एंड अनदर एंड इज इनफाइनाइट। ठीक है भैया, तो क्या होगा? ये एंड फाइनाइट है लेकिन ये वाला एंड क्या है? इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट एंड को दिखाने के लिए जो एंगल बनेगा वो मान लीजिए थीटा बन गया, लेकिन इनफाइनाइट एंड को दिखाने के लिए एंगल क्या बनेगा? θ2 क्या होगा? 90 हो जाएगा। θ1 आपका थीटा हो गया, कुछ भी हो सकता है, और θ2 क्या हो गया? 90 हो गया। तो इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी? म्यू नॉट 4 पाई, करंट, दूरी कितनी है? आर, एक एंगल क्या रखोगे? 90, दूसरा एंगल क्या रखोगे? साइन थीटा। तो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर, साइन 91 होता है और साइन थीटा ऐसे लिख दीजिए। ठीक है बेटा? ठीक है, अब लास्ट केस है इसका कि अगर एक एंड जीरो है और दूसरा एंड इनफाइनाइट है। इफ वन ऑफ द एंड इज जीरो, अनदर एंड इज इनफाइनाइट, तो क्या होगा? एक एंड है ही नहीं, मतलब यहां पर एंड ही नहीं है नीचे, और दूसरा एंड क्या है भैया? इनफाइनाइट। तो भैया θ1 क्या होगा? 0, क्योंकि एंड ही नहीं है। और θ2 क्या होगा? 90। फर्क दिख रहा है मेरे को, सुन में आ रहा है यहाँ पे, इसलिए वहां मत बैठा करो। ठीक है, पी
पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? प्रशांत बता दे भैया, प्रशांत आजा बता दे, बता। म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर, एक बार 90 डिग्री आएगा और एक बार 0 डिग्री आएगा। साइन 91 होता है और साइन 0 0 होता है, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या आएगा? म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर, यहां से एक बचा, यहां पे 0 बचा, तो यही आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला। चलो भैया कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ नोट अब भेज दूंगा, रुक जाओ। अरे मैं क्वेश्चन सुन लीजिए। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी। आपको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, समझ गया? पहला क्वेश्चन क्या है? 2 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, लोअर एंड को देखने के लिए एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, अपर एंड को देखने के लिए एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और करंट कितना जा रहा है भैया? 4 एम्पियर। क्या जा रहा है? डायरेक्शन भी नहीं है, ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, एक स्क्वायर है, इसके ऊपर करंट कैसे आ रहा है? इस तरीके से, और आपको इस पी पॉइंट पर क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा इससे दूरी, इसकी साइड की लंबाई कितनी है? ए। स्क्वायर, इसकी साइड की लंबाई कितनी है? ए। इसका आंसर वेरिएबल फॉर्म में आएगा। आपको बता दूं कि सबसे पहले यहां पे 4 वायर है। क्या है? 1 2 3 4। आपको इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, हम केवल एक बार की वजह से निकालेंगे, बाकी 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि चारों की मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर एक जैसी आएगी। कैसे? देखो, करंट कहां है? इसके ऊपर, और पी पॉइंट कहां पर है? राइट साइड में। तो सीधे हाथ को ऐसे रखो, ऐसे रखोगे ना, उंगलियों को, सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे रखोगे पी पॉइंट, क्योंकि पी पॉइंट क्या है? राइट साइड में, तो अपनी मुड़ी उंगलियों को राइट साइड में करोगे, तो करंट कहां जा रहा है? ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड पी पे कहां जा रही है? इनवर्ड। चलो देखो, मतलब इस बार की वजह से इनवर्ड आ रही है। इसको देखो, इसका करंट कहां जा रहा है? इधर, और मैग्नेटिक फील्ड कहां निकाली है आपको? पी पे। तो करंट ये रहा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां रही है? अंदर, यानी इसकी भी अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी भी अंदर है। चलो इसके बारे में देखते हैं। तो इसका करंट कहां है? नीचे, लेकिन इससे लेफ्ट साइड में पॉइंट, तो उंगलियों को आपको लेफ्ट में करना पड़ेगा। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है? इनवर्ट। हर वायर की कोई भी क्लोज लूप होगा, हर मैग्नेटिक, कितनी भी आर्म सोर्स में, सबकी मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जाएगी, यानी सब क्या होने वाली है? ऐड होने वाली है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्लस इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्लस इसकी मैग्नेटिक फील्ड, प्लस इसकी और प्लस इसकी। अब देखिए, इसकी साइड ए है, यहां से तक की दूरी कितनी है? ए है। तो इस वायर से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी? ए बाय में 2। समझ में आगे नहीं आ गया? ये देखिए, ये पूरी ए है, ये पूरी, तो इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की दूरी कितनी होगी? ए बाय में 2 होगी। ठीक है भैया, ये स्क्वायर है, ये क्या है? और स्क्वायर के डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? तो यहां पर एंगल कितना बन जाएगा? ज्यादा दिमाग में लगाना, 45, और यहां पर कितना बनेगा? 45। सब कुछ दे रखा है आपको, एक बार की मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे, और क्या करोगे? 4 से गुणा कर दोगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी आ जाएगा आपका। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, आपको ये करके लाना है कि भैया ये आपका एक रेक्टेंगल है, हाँ, करंट आई है ना, ये इस तरीके से, इस साइड की लंबाई पूरी क्या ए है, और इस साइड की लंबाई क्या बी है। और आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हाँ, सबकी इनवर्ट ही आएगी, सबकी क्या आएगी, लेकिन यहां पर इन दोनों वायर की सेम रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों वायर की सेम रहेगी। मतलब आपको इसकी अलग से निकालनी पड़ेगी, 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसकी अलग से निकालनी पड़ेगी, 2 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? सुन लीजिए भाई प्लीज। ओ यार, बोल रहे यार तुम लोग, यहां पर बोल रहे, जैसे वहां पर हमें पता लग गया था ये एंगल क्या बन रहा है? 45। यहां पर एंगल आपका 45 नहीं होगा। यहां पे एंगल के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक रेक्टेंगल के डायगोनल काटने की पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, वो साइड पे डिपेंड करता है, साइड कितनी। समझ गया?
तो भैया यहां पर ये वाली ये पॉइंट की दूरी क्या है इस वायर से, ये क्या है ए, तो इसकी दूरी कितनी होगी ए बाय में 2। लेकिन मुझे एंगल पता नहीं है तो इसको थीटा वन एज्यूम कर लिया, ये भी कितना होगा थीटा वन ही होगा, क्योंकि एंगल दोनों बराबर है। ये बीच में से आ रही है ना लाइन, ये लाइन क्या आ रही है बीच में से आ रही है, तो ये क्या होगा अगर ये थीटा वन होगा तो ये भी क्या होगा थीटा वन ही होगा, समझ गया, थीटा वन। ठीक है भैया, तो हमने क्या किया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकाल दी, ठीक है, और साइन थीटा वन रखना है साइन थीटा टू रखना है। अच्छा साइन क्या होता है, थीटा वन मैंने अज्यूम किया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा भैया, ये पूरी बी है तो परपेंडिकुलर क्या होगा बी बाय में 2, और हाइपोटेनियस ये ए बाय में 2 है ये बी बाय में 2 है, तो हाइपोटेनियस क्या होगा अंडर रूट ए अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस बी। हाँ यही होगा, ठीक है, हाइपोटेनियस आ गया। आपको वहां से साइन थीटा वन, देखो ट्राई करना, मैं ही कराऊंगा नहीं तो अगर हो जाएगा तो, ठीक है, ऐसे बिल्कुल सेम नीचे वाले वायर की वजह से आपको करना है। ये दूरी कितनी है, ये कितना है, ये बी है तो ये कितनी होगी, ये होगा आपका बी बाय में 2। ठीक है भैया, ये एंगल थीटा टू लेना तो ये भी क्या होगा थीटा टू ही होगा। आपको इनकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल के आनी है, मैं नोट्स भेज दूंगा, कंप्लीट कर लेना। कल शाम को 6 बजे चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट होगा, और परसों का टेस्ट में आपको हैंड टू हैंड चेक करके दे दूंगा क्लास में, मतलब ट्यूसडे को, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। हाँ ठीक है।